महिला दिवस के मौके पर ईटीनो स्वदेश पर हम लेकर आए हैं खास सीरीज नारी तो नारायणी, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं उन महिलाओं से जिन्होंने लीक से हटकर नाम कमाया, शोहरत कमाई और लाखों करोड़ों महिलाओं को अपने काम से इंस्पायर भी किया। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं देश की पहली महिला कमांडो ट्रेनर डॉक्टर सीमा राव, और उनसे जानेंगे कि उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही और किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। डॉक्टर सीमा, बहुत स्वागत है आपका ईटीनो स्वदेश पर। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर, क्योंकि ऐसे लोगों से हम बहुत कम मिल पाते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आप एक डॉक्टर थी, लेकिन जो आपने शोहरत कमाई वो कमांडो ट्रेनर के तौर पर आपने कमाई है, और हम बहुत कुछ पढ़ रहे थे आपके बारे में। आपने 20,000 से ज़्यादा कमांडोज को ट्रेनिंग दी है। ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि माय प्रोफेशन वाज अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर थी, और लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट था कॉम्बैट आर्ट्स में, मार्शल आर्ट में, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी। बचपन में मैं वीक थी, तो मुझे लगा कि इफ़ आई डू मार्शल आर्ट मैं स्ट्रॉन्ग बनूँगी। ब्लैक बेल्ट हासिल किया मैंने मार्शल आर्ट में, और एक चांस मीटिंग विद अ सीनियर पुलिस ऑफिशियल, जब मैं उनसे मिली तब उन्होंने मुझे कैजुअली पूछा मेरे कॉम्बैट स्किल्स के बारे में, और मैंने उन्हें मेरे कॉम्बैट स्किल्स दिखाए, अनआर्म्ड कॉम्बैट स्किल्स। फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना मैं उनके फोर्स को ट्रेनिंग दूँ। मैंने उनके फोर्स को ट्रेनिंग दिया, और ये बहुत जल्दी वेरी सून बहुत सारे डिफरेंट फोर्सेस ने मुझे बुलाया फॉर अनआर्म्ड कॉम्बैट, एंड लेटर ऑन उसमें और भी चीज़ें ऐड हुई। तो मेरा सब्जेक्ट बेसिकली क्लोज क्वार्टर बैटल है, एंड 25 इयर्स जस्ट पास्ट। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे फियर्स थे, बहुत सारे फोबियाज थे, आपने उसको ओवरकम किया। तो जो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि डर के आगे जीत है, आपने उसको सच में साबित करके दिखाया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब पहली बार आपने अपने फैमिली को ये कन्वे किया कि आप ये काम करने जा रही हैं, तो उनका रिएक्शन किस तरह का था? क्या पूरा सपोर्ट मिला आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मेरी माँ बहुत डरती थी कि कुछ हो जाएगा, समथिंग फेटल माइट हैपन। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, और वो मुझे इनकरेज करते थे, कहते थे कि देश की सेवा अच्छी बात है। और कोर्स के दौरान बहुत डेंजरस चीज़ें होती थी। आई हैड टू डू द टास्क माई सेल्फ। जो भी कार्रवाई थी वो मैं सबसे पहले मैं करती थी, उसके बाद कमांडोज करते थे। तो ऑब्वियसली उसमें डेंजर एलिमेंट था ही, लेकिन ऐसा है कि फियर सबके दिल में होता है, सबके दिल में डर होता है, लेकिन हमारे इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन अस, अगर इफ़ वी वांट टू कॉन्कर द फियर और अलाउ द फियर टू कॉन्कर अस। तो मैंने हमेशा सोचा कि ठीक है, मैं डर रही हूँ ये चीज़ करने के लिए, लेकिन इस डर की वजह से इट शुड नॉट कम इन द वे ऑफ व्हाट आई वांट टू डू, और मैंने अपने डर को कॉन्कर किया, एंड आई वेंट ऑन डूइंग थिंग्स विच आर वेरी इम्पॉसिबल। मैम, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि आपने 20,000 से ज़्यादा जवानों को आपने ट्रेनिंग दी है। तो ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है, और लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि जब आप पहली बार गई उनको ट्रेनिंग देने, तो आपके मन में किस तरह के सवाल उठ रहे थे, कितनी क्यूरोसिटी थी? और जब आप उनके सामने गई, जवानों के सामने, तो उनके पहले रिएक्शन क्या थे आपको देख के सामने कि ये महिला, ये लड़की हमें ट्रेनिंग देने आई है? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि कमांडोज़ हाईली ट्रेंड होते हैं। उनको ट्रेनिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है। तो जब मैं ट्रेनिंग के लिए गई, तब आई डिड नॉट अंडर एस्टिमेट द कमांडोज़। मैं जानती थी कि दे आर हाईली ट्रेंड, बहुत टफ है, लेकिन मुझे जो करना था वो मैं वहाँ करती। जो भी टास्क होता वो मैं खुद पहले करती, उसके बाद में दे वुड फॉलो सूट। एंड ऑब्वियसली इफ़ आई एम ट्रेनिंग कमांडोज, मुझे पीक फिटनेस फॉर्म में आई हैड टू स्टे इन पीक फिटनेस फॉर्म, तो आई यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट। एंड ऐसा है कि व्हेन यू नो व्हाट यू आर डूइंग, तो रिस्पेक्ट आ जाता है। सो आई थिंक जब मैं खुद कोई भी कार्रवाई करती, उसके बाद में वो लोग वही कार्रवाई करते, तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट उनके मन में जाग उठता था। एंड फायरिंग रेंज पे उनको फायरिंग सिखाना AK-47 के साथ, तो ये सब मेरी स्किल्स जो है वो मैं प्रैक्टिस करती थी, तो फाइनली आई वाज एबल टू टीच देम। मैम, आप हमने पढ़ा आपके बारे में कि आप जो ये ट्रेनिंग आप दिया करती थी, ये आप बिल्कुल निःशुल्क देती थी, इसके लिए आपने कोई फीस चार्ज नहीं की।
इसके पीछे क्या कोई ख़ास वजह रही? क्या आर्मी ने आपको ऑफ़र नहीं किया होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा था कि फॉर मी ऑनर एंड ड्यूटी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसे इम्पॉर्टेंट नहीं होते। मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बाय अस कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ। लेकिन मेरे लिए क्योंकि मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे तो उनका बहुत प्रभाव था मेरे ऊपर, तो मुझे हमेशा लगता था देश सेवा इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑनरेबल जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मेरे लिए ये काम एक ऑनर एंड ड्यूटी जैसे था। और मैंने सोचा कि वाई चार्ज फॉर इट। एंड येस इट वाज डिफ़िकल्ट क्योंकि मुझे मेरा मेरा जो हमारे जो एफडीज़ है वो सेल ऑफ करने पड़े। यू नो माय गोल्ड हैड टू बी सोल्ड ऑफ, क्योंकि सर्वाइवल कैसे होगा फिर। जी। लेकिन हमने ये किया। मेरे हस्बैंड ऑनरी मेजर दीपक राव, हम दोनों ये काम करते थे। एंड दिल में कभी ऐसे नहीं लगा कि हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मुझे ये काम अच्छा लगा और मैंने ये किया। पैसे इट्स ओके, यू नो, इट डजेंट मैटर। ठीक है। एक्चुअली हम बिज़नेस चैनल है मैम, तो थोड़ा-सा हम ना फाइनेंसेस के बारे में आपसे पूछेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करती हैं? बिकॉज़ ये वो एरिया है जहाँ पर महिलाओं को माना जाता है कि शायद डिसीजंस खुद नहीं ले पाती हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स खुद से मैनेज करती हैं और क्या आप थोड़ा डिटेल शेयर कर पाएँगी कि कहाँ आप इन्वेस्ट करती हैं? एट दैट टाइम मेरे कुछ फिक्स डिपॉजिट्स थे। मेरा गोल्ड था, स्त्री धन जो कहते हैं। जी। तो मैंने सोचा, ये मेरा डिसीजन था। मेरे हस्बैंड कहते थे कि डोंट सेल ऑफ क्योंकि इट्स स्त्री धन। लेकिन मुझे लगा कि ये यू नो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मेरा जो काम है वो इम्पॉर्टेंट था। तो हमारे एफडीज़ जो है वो हमने डिसॉल्व किए। और मेरा जो गोल्ड था मैंने सोचा कि उसको यूज़ करूँ फॉर आर लाइवलीहुड। और लेकिन जो काम है, जो करना है काम, वो हम करते रहेंगे। अभी आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं? दरअसल मेरा सवाल ये था, अभी अगर आप पैसे जो आपकी सेविंग होती है, उसको आप कहाँ पर डिप्लॉय करती हैं? कुछ लोग होते हैं स्टॉक्स खरीदते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में डालते हैं, कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं। आपको बेहतर क्या लगता है और क्या डिसीजन आप खुद लेती हैं इसके बारे में? थोड़ा सा प्रॉपर्टी में मैंने इन्वेस्ट किया है। जी। क्योंकि मेरा एक एकेडमी है जहाँ पे मैं सिविलियंस को सिखाती हूँ। तो और वहाँ से मैं, दैट्स हाउ आई मेक माई लाइवलीहुड। तो मुझे लगा एक छोटा सा एक फ़्लैट ले लूँ और वहाँ पे मैं वो फ्लैट को मैंने कन्वर्ट किया इनटू एन एकेडमी। और वहाँ पे कॉर्पोरेट्स एडल्ट्स आते हैं, मेन एंड वेमेन। और मेरे जो अनआर्म्ड कॉम्बैट स्किल्स है, जो मार्शल आर्ट स्किल्स है, एक होलिस्टिक प्रोग्राम होता है, दैट्स वेयर आई टीच दैम। सो दैट्स वेयर आई इन्वेस्ट माई मनी। जी। लेकिन उसके अलावा जो देश के लिए बुक्स, यू नो, ट्रेनिंग बुक्स में लिखती हूँ एंड आई प्रोड्यूस दोज बुक्स। और उसके लिए हम खुद के पैसे ही यूज़ करते हैं। आई डू नॉट टेक एनी डोनेशन, स्पॉन्सरशिप्स और एनीथिंग, क्योंकि इट्स ओके, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। तो व्हाट इज़ अ बिग डील। मैम अब हम देख रहे हैं कि आपने तो काफ़ी पहले कमांडोज़ को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। अब हम देख रहे हैं कि देश की सेना में भी महिलाओं की भागीदारी है काफ़ी बढ़ रही है। काफ़ी फाइटर पायलट्स भी अब बन रही हैं महिलाएं। इसको देख के आपको वाकई बहुत खुशी होती होगी, है ना? येस, ऑफ कोर्स, मुझे लगता है कि विमेन शुड आल्सो डू देयर पार्ट इन डिफेंडिंग द कंट्री, जैसे मेल उनके मेल काउंटर पार्ट्स करते हैं। और मुझे लगता है कि विमेन आर इक्वली क्वालिफाइड। और आगे बढ़कर बहुत चेंजेस होंगे ज़रूर। विमेन विल बी, यू नो, मोर एंड मोर इनटू द फाइटिंग सीन। विमेन सेफ्टी एक कॉज ऑफ कंसर्न रहा है मैम हमारी सोसाइटी में। और सेल्फ डिफेंस वो चीज़ है जो मेरा मानना है कि सबको आनी चाहिए। आप किस तरह से गाइड करेंगे महिलाओं को, लड़कियों को, किसी को अगर सेल्फ डिफेंस सीखनी हो या फिर बेधड़क होके सड़क पे निकलना हो, कहीं जाना हो, थोड़ी सी संकोच होता है मन में, आप कैसे गाइड करेंगी? चूँकि आप कमांडो ट्रेनर रही हैं और आपसे मुझे लगता नहीं कोई बेहतर हो सकता है ये बताने के लिए। राइट, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी कि रनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। रनिंग को क्वीन ऑफ एक्सरसाइज कहलाता है। सो अगर हर महिला थोड़ा सा रन करे रोज़, मे बी हाफ एन आवर या तो 45 मिनट्स अगर वो रनिंग करे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो कोई भी सिचुएशन में हो जहाँ पे शी हैज़ टू सेव हर सेल्फ, तो अगर वो दौड़ पाएगी तो प्रॉब्ली शी विल मूव टूवर्ड्स सिक्योर पोजिशन। सेकेंडली मैं कहूँगी कि कोई भी सेल्फ डिफेंस, यू नो,
आर्ट, या तो जूडो हो या कोई मार्शल आर्ट हो। इससे क्या होता है कि जब कोई औरत ये करती है तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, शी इज़ एबल टू डिफेंड हर सेल्फ, और वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। मैम, हमने देखा कि आपको 2019 में नारी शक्ति सम्मान भी मिला राष्ट्रपति के हाथों, उसकी फ़ोटो भी लगी हुई है आपकी इस जगह पे। और कौन-कौन से सम्मान आपको मिले हैं? किस तरह से आपको रिकॉग्नाइज़ किया गया? मेरे 25 इयर्स ऑफ जो मैंने काम किया देश के लिए, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आई विल डू इट फॉर सम अवार्ड्स, फॉर सम मनी और एनीथिंग। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो भी मैं करूँगी वो दिल से करना है। लेकिन जब मुझे नारी शक्ति अवार्ड प्राप्त हुआ तो ऑब्वियसली मैं खुश थी, क्योंकि ये एक एक्नॉलेजमेंट था हमारे देश के हाईएस्ट ऑफिस से, एक्नॉलेजमेंट ऑफ माय वर्क। बिसाइड्स दैट मुझे वर्ल्ड पीस अवार्ड मिला था कुछ साल पहले इन मलेशिया। तो ये अवार्ड्स थे जो दीज आर गुड अवार्ड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व होता है। बहुत गर्व हुआ था जब मैं राष्ट्रपति भवन गई थी अवार्ड कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। सो इट्स नाइस। मैम, जब सोशल सर्विस करते हैं, देश सेवा करते हैं, तो कोई माइलस्टोन वैसे तो नज़र में होता नहीं है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि भविष्य में अभी ये काम बाकी है, मुझे पूरे करने हैं? और ख़ास तौर से वुमेंस डे पर अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप लड़कियों को, महिलाओं को आप संदेश क्या देना चाहेंगी? तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है मेरे लिए, बहुत इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि महिला में बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं, बहुत बट वो क्या है कि वो बिलीव नहीं करती उनमें। तो शी हैज़ टू बी टोल्ड टू अनलीश हर इनहेरेंट एबिलिटीज़, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मुझे बहुत बार मोटिवेशनल टॉक्स के लिए बुलाया जाता है बाय कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलेजेस, स्कूल्स एट्सेट्रा। एंड आई बिलीव मैं विमेन को मोटिवेट कर रही हूँ टू कम आउट ऑफ देयर शेल, क्योंकि इतने सालों का जो कंडीशनिंग है, सोसाइटल कंडीशनिंग, कि तुम सिर्फ एक औरत हो, तुम वो चीज़ें नहीं कर सकती जो एक आदमी कर सकता है। तो ये एक कंडीशनिंग है जो दिमाग में बैठा हुआ है, बट दिस हैज़ टू ब्रेक। क्योंकि मैं ये कहूँगी कि आदमी और औरत में कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। जो आदमी कर सकता है वो औरत भी कर सकती है, लेकिन ये जो दिमाग में जो थॉट है वो ब्रेक करना है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर ये हुआ तो कोई भी औरत शी विल गो आउट टू द वर्ल्ड एंड शी विल बी एबल टू डू एनीथिंग। सीमा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अमूमन जब भी गैरेज जाने की बात आती है तो इंसान के दिमाग में सिर्फ पुरुष मैकेनिक की ही बात इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। लेकिन हम आपको एक ऐसा गैरेज दिखाने वाले हैं जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही मैकेनिक के तौर पे नज़र आएंगी। आप इस वक्त देख सकते हैं, ये भारत का पहला ऐसा गैरेज है जहां पर सारी महिलाएं ही मैकेनिक के तौर पर गाड़ियों का काम करती है और उनकी मरम्मत करती है। यहाँ तक कि पहिए को खोलने से लेकर उनका इंजन की मरम्मत तक का काम यहाँ पर महिलाएं देख रही है। तब शुरू में थोड़ा लगता था कि हाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब करते गए और फिर ज़्यादातर हमारे पास चुनौतियाँ ही आई हैं, क्योंकि अभी हम बाहर भी जाते हैं, वर्ल्ड टोली जिसको छोटी वर्ल्ड टोली बोलते हैं, वहाँ ज़्यादातर पुरुष ही रहते हैं। वहाँ जाते थे पहले जब हम पार्ट्स लेने, तो वहाँ हमको पार्ट्स देते नहीं थे। पहली बात तो उनको लगता था कि महिलाएँ हैं, वो हमसे सीधे मुँह बात ही नहीं करते थे, कम से कम आधा घंटा खड़े रखते थे। लेकिन जब हमारी फ़ोटो आई पेपर में और उसके बाद फिर जब हमें दिल्ली में सम्मानित किया गया, मुख्यमंत्री द्वारा हमें सम्मानित किया गया, उसके बाद फिर तो माहौल ही बदल गया था बिल्कुल ही। मैं काफ़ी टाइम से सोचती थी, जब से समझदार हुई कि काश मैं ये काम सीख लूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं एक लड़की हूँ और ये काम लड़के कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती।
फिर एक दिन मुझे पता चला मैडम ने कार्ड बांटने आए, तो मुझे कार्ड देख के बहुत खुशी हुई कि मतलब जिस चीज़ की मेरे मन में इच्छा थी, मेरा सपना था, आज वो मेरे सामने है। पापा ने मम्मी ने तो सपोर्ट किया था, बट पापा ने नहीं किया था इतना सपोर्ट। फिर भी हमने उनको समझाया कि ये काम क्या है, बिल्कुल अलग है। अब सिलाई कढ़ाई तो क्या है, कॉमन है सबके लिए, सभी करते हैं ना ये काम। तो हमने बोला कि ये काम हमको ऐसा करने दो जो व्यक्ति सुने तो उनको ऐसा लगे कि हाँ तुमने कुछ अलग काम किया है। ऐसे ही मैंने ट्रेनिंग ली यहाँ पर, और फिर मैंने हम समान सोसाइटी की तरफ से गैराज खोला हमारा। फिर मैं अभी विधु नगर सेंटर पे एज अ ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। आज से पहले आपने महिलाओं का हवाई जहाज उड़ाते हुए देखा होगा, तो कहीं सेना में भर्ती होते हुए देखा है। लेकिन इंदौर में महिलाओं के द्वारा एक ऐसे मैकेनिकल गैरेज की संचालन किया जा रहा है जहां पर सिर्फ महिलाएं ही काम करती हैं। ये महिलाएं गाड़ी के टायर को खोलने से लेकर इंजन की मरम्मत तक का कार्य करती है। साथ ही अन्य साथी महिलाओं को यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। महिलाओं के द्वारा ये किया जा रहा है काम समाज में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का जीता जागता हुआ एक नज़ारा है। हौसला हो तो तकदीर बदल सकती है। ऐसी ही एक बुलंद हौसले वाली सशक्त महिला आज हमारे साथ है। देश की पहली डिटेक्टिव, फीमेल डिटेक्टिव रजनी पंडित जी हमारे साथ है। मैम, सबसे पहले हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। मेरी सभी महिलाओं के लिए मेरी तरफ से भी, और आप सबको हैप्पी वुमेंस डे। ओके मैम, के बारे में आपको सबसे पहले बता दूं, इन्हें देश का फीमेल जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। 30 साल से एज ए डिटेक्टिव ये काम कर रही हैं और 80,000 से ज़्यादा केसेस इन्होंने सॉल्व किए हैं। मैम, एक वुमेन होने के लिहाज से अगर देखें तो ये प्रोफाइल काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। किस तरह की जर्नी रही है, कैसे ही पूरी जर्नी को आपने इतना आगे ले गए और इतना सक्सेसफुल वुमेन के तौर पे आप इतना आगे बढ़ी हैं? एक तो क्या है, जब नए नए मैं शुरू किया था तो लोग बहुत टिक्का टिप्पणियाँ करते थे कि आपको कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं मिला है क्या, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं डिटेक्टिव बन जाऊंगी। लेकिन ऐसे कुछ समाज में इस बातें हो गई कि मुझे ऐसे लगा कि लोगों की मेरी बहुत ज़रूरत है। और मैं कॉलेज करती थी, कॉलेज के टाइम पे मैंने 1-2 केसेस सॉल्व किए। उसके बाद मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ लोगों का प्रॉब्लम था, वहाँ लोगों की मदद की, तो सब लोग बोले आप तो डिटेक्टिव है। लेकिन फिर भी कोई ऐड लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कोई लेडी डिटेक्टिव है ही नहीं, और जो भी जेंट्स है वो सिक्योरिटी का काम करते हैं या बड़े बड़े कंपनी का। लेकिन सामाजिक तौर पे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है इसको कोई देख नहीं रहे थे। तो अचानक एक रिपोर्टर की मैंने केस किया, और ये रिपोर्टर ने मेरे को फेमस किया कि ऐसा ऐसा काम करती है। इसके बाद लोगों के बहुत सारे ये आए होता है कि हम लोगों को इसका एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए। फिर लोग मेरे पास आते गए, ना मेरा कोई गॉडफादर है ना कुछ है। अनुभव से मैं काफ़ी सीख गई। और फिर ये प्रोफेशन मेरा अपना हो गया। मैम, किसी भी सक्सेसफुल वुमन के पीछे जो फैमिली होती है उसके फैमिली का भी काफ़ी हाथ होता है, तो फैमिली से किस तरह का सपोर्ट मिला जिससे आप आगे यहाँ तक बढ़ पाए? एक तो पिताजी ना ही बोल रहे थे कि ये प्रोफेशन लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फैमिली में सबको मालूम था कि मैं ज़िद्दी है, मुझे जो करना है मैं करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए उन्होंने, मैं कभी लेट नाइट कहीं बाहर जाती थी काम के सिलसिले में या कुछ, तो मेरा बड़ा भाई है वो कभी साथ आता था। और जैसे जैसे नाम बनता गया, कॉन्फिडेंस आ गया, और मेरी मम्मी को मालूम था ये जो भी कुछ करेगी वो 2 थप्पड़ दे के आएगी, खा के नहीं आएगी, इतना उनको मालूम था। ओके मैम, जो यंग वुमन होती है वो आप उनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग हो। वो करियर को लेके पैशनेट तो रहती है, लेकिन उनका पैशन बहुत दिन तक नहीं चलता। मैं एक फ्रेंड का वाकया बताता हूँ। वो डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैशनेट था वो, जब हम दोनों 12th में थे तो। लेकिन जब अब 10 साल बाद जब उससे बात होती है तो वो कहता हो कि हेल्थ करियर में हो। तो लोग पैशनेट तो शुरुआत में रहते, लेकिन वही करियर उन्हें बाद में पसंद नहीं आता। लेकिन आपने 30 साल तक अपने पैशन को बरकरार रखा है, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे ऐसे यंगस्टर्स को? जो भी आप चुनते हो, कोई भी प्रोफेशन हो, एक बार तय किया कि तो कितने भी कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो आपको उसके साथ आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम से डर के अगर हम पीछे हो जाएंगे या टेंशन लेंगे कि नहीं मुझे से नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं ज़िंदगी में कर पाते।
तो मन मैं इतना ही आप लोगों को कह सकती हूँ कि आप एक बार मन को ठान ले कि मुझे ये करना है, तब आपको कभी भी ये बिजनेस, कोई भी बिजनेस में बोर नहीं होंगे। आउट ऑफ द बॉक्स इस करियर को कह सकते हैं, डिटेक्टिव, फीमेल डिटेक्टिव, बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी वो भी महिला होकर आपने ये कर दिखाया है। तो यंग वुमेन जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज इस दिन देना चाहेंगे? ये प्रोफेशन इतना अच्छा है कि आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों की दुआ मिलती है, केवल नाम होता है, फेमस होते हैं, इसके लिए प्रोफेशन में आना ज़रूरी नहीं है। आपको इस काम में दिलचस्पी होनी चाहिए। आज ऐसा एक घर नहीं है कि जिस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों को लगता है कि शिवाजी दूसरे के घर में पैदा हो, अपने घर में नहीं, लेकिन हर घर में ऐसी लड़की या लड़के तैयार होंगे तो हमारे देश को हम मजबूत कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम होने के बाद हम लड़ देते हैं कि ऐसा हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये हुआ, तो सब पहले होने के पहले अगर तहकीकात हो जाती है तो आगे हम फेस कर सकते हैं। ओके मैम, अब अगला सवाल होगा, डिटेक्टिव के तौर पे तो आपने कई सारे केसेस सॉल्व किए ही हैं, कोई इंटरेस्टिंग वाकया, कोई ऐसा किस्सा हो जो दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? कभी कभी क्या है कि वो उम्र ऐसी चीज़ होती है कि लोगों को लगता है मैं ओल्ड हो गया हूँ, मेरा वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, फिर मन में शक पैदा होता है, तो उसकी तहकीकात करना, या कोई मर्डर केस होती है तो लोग बोलते हैं पुलिस को मिल नहीं रहे, आप कर सकती है क्या? तो उसमें क्या अपना दिमाग लगाना चाहिए। तो मैंने एक मर्डर केस में नौकर बनकर रुकी थी, अलग अलग भेस मैंने किए है। मैंने कभी डॉक्टर बनी है, कब एक डॉक्टर की ये करनी थी इंक्वायरी कि उसका बिहेवियर कैसा है, कि नई नई लड़कियाँ आती है तो आगे पीछे उनके घूमना, उनको घर से टिफ़िन लेके आना, इम्प्रेस करना। तो एक लड़की को डाउट हुआ कि ये लड़के सबके लिए करता है या मेरे लिए ही कर रहा है। तो ऐसे तहकीकात करने तो कभी डॉक्टर का पेशा करना पड़ता है, कभी अलग अलग फेस करने पड़ते हैं और बहुत मज़ा आता है। ओके यानी फिल्मी कहानी जो फिल्मी पर्दे पे जो होती है वो आप रियल लाइफ में वो कर रही, तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, चैलेंज होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी रहा है। मैम, किसी सेलिब्रिटी की अगर कोई किसी केसेस को आपने, ऐसे कोई फेमस केस जो सॉल्व किया हो आपने? देखो, सीक्रेसी रखना ये मेरा पहला फ़र्ज़ है। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जिनके लिए मैंने काम किया है, आज उनकी मैं काफ़ी नज़दीक से दोस्त हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पहले मुझे कॉल करते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करना चाहिए, गाइडलाइन लेते हैं। किसी का नाम बताना अच्छे नहीं है क्योंकि सीक्रेसी। ओके मैम, आपने सरकारी डिपार्टमेंट या सरकार से जुड़े हुए लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा कभी एज ए डिटेक्टिव? बहुत बहुत किए हैं। पुलिस महासंचालक से पकड़कर सभी टाइप के लोगों का काम किए हैं कि उनके घर के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके हाथ के नीचे इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, फिर भी घर की चीज़ें वो घर पे बाहर नहीं बोल सकते, क्योंकि एक को बोलेंगे तो दूसरा बोलेगा, दूसरे को, तीसरे को, तो एक इज्जत नहीं रहती है, कि इमेज ख़राब हो जाती है। तो हमें आकर बोलते हैं कि मेरे बेटी का ये प्रॉब्लम है, मेरा बेटा का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप मदद कर सकती है क्या? कभी भी पॉकेट मारा जाता है घर में ही, क्योंकि बहुत सारा पैसा आता है, इतना हिसाब रखना मुश्किल है। कभी ध्यान में आ जाता है तो इनको कोई आदत है क्या बच्चों को, तो फिर उस पर कोई इलाज कर सकते हैं ना। बीमारी क्या है ये जब तक अपने को मालूम नहीं होती है हम कोई इलाज नहीं कर सकते। तो बीमारी क्या है जानने के लिए सभी टाइप के लोग आते हैं। साथ ही आप सोशल वर्क भी काफ़ी करती हैं, और बहुत सारे केसेस ऐसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं करती, अपने पैशन के लिए भी करती है। तो क्या इस तरह के ऐसे कोई सामाजिक ऐसे केसेस जो आपने सॉल्व किए हो अपने पूरे करियर के दौरान? कभी कभी क्या है ना, कोई बच्चा एडॉप्ट लेते हैं या कुछ है, बच्चे का दिमाग ठीक नहीं रहता है, वो मम्मी डैडी को मारना चाहता है, तो उसको काउंसलिंग करना, ये मैं काम करती हूँ। कभी कभी पति पत्नी के बीच में कोई ऐसे दरार पैदा होती है और हमें करना है, देखना है कि भाई अभी खुदकुशी करेगी या कुछ करेगी, तो उसकी मन की तैयारी करना कि ऐसे हादसे सबके साथ होते हैं, लेकिन उसको कैसे फाइट करना है, इस तरह से उनको गाइडलाइन देना, उनके साथ बातें शेयर करना। लोग को एक डिटेक्टिव के पास जाते हैं, डिटेक्टिव फॉर्म भर के लेता है और बातें सुनता है और हाँ हम देखते हैं, लेकिन उसके जड़ तक पहुंचने के लिए पहले उनसे पूरी तरह से बात सुननी पड़ती है। तो मैं बिना अपॉइंटमेंट किसी को मिलती नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके हर पर्सन के साथ उसकी बातें शेयर करती हूँ। फिर करना ज़रूरी है नहीं करना है ये तय करते हैं और उसके बाद केस चालू होती है। मैम, आजकल के बदलते परिवेश में जिस तरह की लाइफस्टाइल हो गई है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, और आप जिस करियर में हैं वहाँ पर तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल मैच करना मुश्किल होता है। तो क्या जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी, कैसे बैलेंस करके चल सकती हैं वो? मैनेजमेंट जो होती है ना, वो अगर ठीक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
अगर मुझे सुबह 4 बजे घर से निकलना है तो मैं सुबह सुबह 2 बजे भी घर का खाना वाना बना के निकलती थी। और आज भी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मम्मी ओल्ड है या है तो उसको वो काम वाली के हाथ का खाना पसंद नहीं आता है, तो आज भी मैं सुबह सुबह सब काम करके फिर बाहर निकलती हूँ। और मेरा टाइम टेबल रहता है कि ये टाइम पे मुझे घर पे आना है, ये टाइम पे मुझे ये काम करना है, ये सब रहता है। और बाहर का काम और दोनों को मैं संभाल लेती हूँ अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन आपको हैप्पी वुमेंस डे। और ये थी रजनी पंडित जी, जो एक फीमेल डिटेक्टिव है और देश की पहली फीमेल डिटेक्टिव है। इन्हें लेडी जेम्स बॉन्ड, शेरलॉक होम्स वगैरह के नई नई उपाधियों से भी इन्हें उपाधि दी गई है। और इन्होंने समाज के लिए ऐसे काम किए हैं जो यंग वुमेन हैं उनके लिए रियली इंस्पायरिंग है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष या किसी भी एज वर्ग के लोग, सबके लिए ऐसे व्यक्तित्व की मालकिन है, वो रियली इंस्पायरिंग है।